नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस को देखने के लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ घातक गोली नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं घातक गोली नॉवल का 5वां पार्ट। तभी कंपाउंड में एक कार दाखिल हुई और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी हमारी कार पर पड़ी। वो छिटक कर मेरे से अलग हटी। उसने कार को गियर में डाला, फुर्ती से उसे बैक किया, फिर उसे वहां से भगा दिया। मैंने अपनी एक बांह उसकी गर्दन के गिर्द पिरो दी और दूसरा हाथ उसकी जांघ पर रखा। मत करो, वो सख्ती से बोली, लेकिन एक्सीडेंट हो जाएगा। ओह, मैंने उसकी गर्दन के गिर्द से अपनी बांह खींच ली, लेकिन जांघ पर से हाथ न हटाया। उसने मेरा हाथ जांघ पर से हटाकर मेरी गोदी में डाल दिया और बोली, मुंह पोंछो। क्यों? लिपस्टिक लगी है। ओह, मैंने रुमाल निकालकर चेहरे पर से लिपस्टिक के दाग पोंछे। जिंदगी में 2 ही तमन्ना थी, मैं बोला, एक ताजमहल देखने की और दूसरी किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखती परिचेहरा शोला बदन हसीना को अपने आगोश में लेकर उसका प्रगाढ़ चुंबन लेने की। एक तो आज पूरी हो गई। वो कनखियों से मुझे देखती हुई बोली, दूसरी सुबह कर लेना। आगरा है ही कितना दूर यहाँ से, सिर्फ 100 कोस। क्यों ना अभी चलें। आगरे में ताजमहल के अलावा एक पागल खाना भी बहुत मशहूर है, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो पागल खाना दिल्ली से बढ़ाना होगा। एक पागल खाने से निकलकर दूसरे में जा छुपने का क्या फ़ायदा? वो हंसी, तुम्हारी कॉलोनी करीब आ रही है, रास्ता बताते जाना। ठीक। क्वेश्चन बाद मेरे निर्देश पर कार चलाते हुए उसने कार को मेरे फ्लैट वाली इमारत के सामने ले जाकर रोका, लेकिन इंजन बंद करने का उपक्रम ना किया। मैंने उसकी तरफ देखा। प्रश्नसूचक भाव से मेरी भवें उठी। फिर कभी वो बोली, डरती हो? मैं बोला, नहीं। यह ट्रेलर पसंद नहीं आया? ट्रेलर पसंद आया। पूरी फिल्म ट्रेलर से ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन फिर कभी। ठीक है, फिर कभी। अकेले रहते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? अकेला ना रहता होता तो घर चलने की पेशकश करता। ऐसी पेशकश होती ही रहती होंगी किसी न किसी के सामने। हर किसी के सामने नहीं, जो स्पेशल लगे उसके सामने। स्पेशल जैसे कौन? जैसे तुम। वो हंसी। लाइन मारने में काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त किए मालूम होते हो। वो तो है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ उच्च शिक्षा का? तुम तो जा रही हो। न जाऊँ? हाँ प्लीज़। ज़रूर एक ही बार में सब कुछ लूट लोगे? एक चीज़ छोड़ दूंगा। क्या? इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि मैं शशांक मेहता नहीं हूँ। अरे क्या? पैसा? पैसा? रोकड़ा तुम्हारी गांठ का, फीस, उजरत, नजराना, फी ऑफ फीमेल। तत्काल उसके चेहरे पर से तमाम कोमल भाव छट गए। उसने कहर भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और फुफकारती सी बोली, यू सन ऑफ बिच। ओरिजिनल। मैं तनिक सिर नवाकर बोला, द वेरी फर्स्ट। इस जगत प्रसिद्ध बिच ने जितने सन पैदा किए हैं उनमें सबसे पहला, पैलोटी का, वन ऑफ द काइंड। यू वही सन ऑफ बिच। कबूल कर तो चुका हूं मैं ये रुतबा, अब एक ही बात को बार बार दोहराने का क्या फायदा? उसके मुंह से बोलना फूटा, सच चुपता तो सबको महसूस होता है, लेकिन तुम्हारे पर तो वो भाले बर्चियों की मानिंद बरसा मालूम होता है। तुम्हें क्या पता सच क्या है? वो बोली, जो सच है उसका साइन बोर्ड शशांक मेहता नाम के उस जिगोलो के चेहरे पर टंगा हुआ है, जो कि हर किसी को दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता तो ऐसी प्रेम रस भीगी बालाओं को जिनकी अक्ल पर उस फीमेल की फर्जी चाम का पर्दा पड़ गया होता है। तुम जल रहे हो, इसलिए शशांक के खिलाफ एक की आट लगा रहे हो। मैं हंसा। लेडी, मैं बोला, आई हैव नो जेलस बोन इन माई बॉडी। तुम झूठ बोलते हो। मर्द औरतों से ज़्यादा हसद के मारे होते हैं, इसलिए भौंकते हैं, और जब भौंकते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते। दूसरे को काला रंग कर खुद को उजला साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या जानती नहीं तुम्हारी जैसी खोटी नीयत और वाहियात ख्यालात वाला एक शख्स क्या मेरे घर में नहीं बैठा हुआ? महासिंह। और कौन? वो भी ऐन यही जुबान बोलता है, जलता है, भुनता है, कुड़ता है और फिर भौंकता है। मुझे प्यासी औरत कहता है, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए प्यार खरीदती है, उजरत अदा करती है। सुना? शादी क्यों की ऐसे मिजाज वाले शख्स है? इसलिए तो यकीनन नहीं कि तुम्हारे जैसे नदीदों के पल्ले कुछ पड़ सकता। मैं छोटी थी, नादान थी, उसका मिजाज ना समझ सकी। अक्ल ने साथ न दिया तो क्या निगाह ने भी साथ न दिया? क्या मतलब? उसकी उम्र ना दिखाई दी, या शायद उम्र से फिसल कर निगाह दौलत के अंबार पर जाकर पड़ी और फिर वहीं टिक कर रह गई। जवाब में उसके चेहरे पर जो तिलमिलाट के भाव प्रकट हुए, उन्होंने साबित कर दिया कि वही बात थी। शादी नफा नुकसान देखकर ही की जाती है।
वो तड़प कर बोली, नुकसान किस लिए? ये कहो कि नफा देखकर की जाती है। दौलत का सुख पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। दौलतमंद लोग कोई पेड़ों पर तो नहीं उगते कि हाथ बढ़ाया और एक तोड़ लिया। उनको तलाश करना पड़ता है, फिर तलाश को सार्थक बनाना पड़ता है। वरना क्या मुल्क में दौलत पर फिसलने वाली नौजवान लड़कियों का घाटा है? वो फिर तिलमिलाई, औरत की जात और नादानी की दुहाई वो सिर्फ अपने लालच पर पर्दा डालने के लिए देती है। दौलत का सुख पाती है, उसे उड़ती बिछाती है, लेकिन ये दुहाई देने से बाज नहीं आती कि उम्र दराज शख्स से शादी करके जवानी बर्बाद कर डाली। क्या गलत है इसमें? सब कुछ गलत ही गलत है बहन जी। जो चीज़ तुम महासिंह जैसे शख्स को दे सकती हो वो तुम्हारी जैसी लाखों करोड़ों लड़कियों के पास है, लेकिन जो चीज़ महासिंह तुम्हें दे सकता है वो किसी किसी के पास है। कदर उस चीज़ की होती है जो कि दुर्लभ हो, जैसे हीरा, ना कि उस चीज़ की जो बहुतायत में पाई जाती है, जैसे कोयला। आखिर मर्द हो, अपनी जात की वकालत तो करोगे ही। मैं हंसा। मैंने हाथ बढ़ाकर कार का अपनी ओर का दरवाज़ा खोला और बोला, सो लॉन्ग मैडम। जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ उसका मुझे ज़्यादा अफसोस है। मुझे भी। तुम्हें भी? हाँ, तुम मुझे पसंद आए थे, इसलिए अब्बा मैं शशांक को छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई थी, लेकिन तुम्हारी काली ज़बान ने सब सत्यानाश कर दिया। अब तुम जाकर अपना कफन लपेटो, मैं जाकर अपनी सूली पर टंगती हूँ। मैं कार से बाहर निकला। तत्काल उसने कार को यूं सड़क पर दौड़ाया जैसे तोप से गोला छूटा हो। मेरे अपने फ्लैट में दाखिल होने से पहले ही फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैं जल्दी से फ़ोन पर पहुंचा। हेलो, मैं तनिक हाफ्ता सा माउथ पीस में बोला। यादव बोल रहा हूँ, आवाज़ आई। यादव दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर था और फ्लाइंग स्क्वाड के उस दस्ते से संबंध रखता था जो केवल कत्ल के केसों की तफ्तीश के लिए भेजी जाती थी। मेरे साथ वो पुलिसिया कभी शोला तो कभी शबनम के अंदाज से पेश आता था। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं बोला। मैं खुद तुम्हें फ़ोन करने वाला था। तुम करने वाले थे, मैंने कर भी लिया। इसी को कहते हैं दिल से दिल की राह होती है। अब पहले तुम अपनी कहोगे या मैं अपनी कहूँ? तुम बोलो, आजकल क्या कर रहे हो? खास कुछ नहीं, एक केस है जो मुझे फिरकनी बनाए दे रहा है। हाथ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन भाग दौड़ इतनी है कि तौबा भली। नाइट क्लब होस्टेस के मर्डर वाला केस। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारा उससे क्या मतलब? वो तो दिल्ली से बाहर का केस है। इंस्पेक्टर हेतराम मेरे गांव का है, चाचा कहता हूँ मैं उसे। ओह, उसी ने मुझे फ़ोन किया था और बॉर्डर से पार सिद्धार्थ कॉलोनी में हुए उस कत्ल की बाबत बताया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उसमें टांग फंसी हुई है। तुम्हारे बारे में जानकारी चाहता था हेतराम मेरे से। क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं मालूम क्यों? ऐसे किसी केस से ताल्लुक़ रखते हर शख्स की बैकग्राउंड की पड़ताल की जाती है। क्या बताया तुमने उसे? वही जो मुझे मालूम है। क्या कि मैं मोटी फीस के एवज में अपने क्लाइंट के लिए कत्ल भी कर सकता हूँ? हाँ। अच्छे यारो, और अपने क्लाइंट को हमेशा बेगुनाह मानते हो और उसकी बेगुनाही को साबित करके दिखाना अपनी असाइनमेंट का हिस्सा मानते हो। ऐसा तो नहीं है, अमूमन ऐसा है। मैंने कई ऐसे लोगों के केस किए हैं जिन्होंने खुद आकर अपनी ज़ुबानी कबूल किया था कि उन्होंने कत्ल किया था, लेकिन जो बाद में उनकी खामख्याली निकली थी। हालिया मिसाल डॉक्टर कोठारी है, जिसने अपने क्लिनिक में गोली चलाकर कत्ल किया होना कबूल किया था। तुम्हारे सामने नहीं, बाद में मेरे सामने भी, लेकिन कातिल कोई और ही निकला था। उमेश उपल, याद आया? आया। अभी कल ही की तो बात है। तुम्हें फ़ोन करने के पीछे मेरी मंशा तुम्हें यह बताने की थी कि हेतराम तुम्हारे पीछे पड़ सकता है। तो क्या हुआ? तुम छुड़ा दोगे उससे मेरा पीछा? आखिर वो तुम्हारा चाचा है नहीं, सिर्फ चाचा कहकर बुलाता हूँ मैं उसे, जैसे कभी होली दिवाली को तुम्हें दोस्त कहकर बुलाता हूँ। आ ही रही है दिवाली, अगले ही हफ्ते है। तब तक तो दोस्त हो ना? हाँ, तभी तो फ़ोन किया। और उस पर उसके इलाके के एक बड़े आदमी का दबाव है कि वो उस लड़की के कत्ल के केस को दबाने की कोशिश करे। दबा नहीं सकता तो उसकी प्रोग्रेस को बहुत स्लो रखे। वो करेगा ऐसा? तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो उस बड़े आदमी जो कि महासिंह चौहान है के मन मुताबिक काम तो वो पहले से ही कर रहा है। मेरे सामने ही साफ साफ रोक खा रहा था वो महासिंह का। उसकी बड़ी हस्ती के मुकाबले में अपने आप को अदना इंस्पेक्टर कह रहा था। और मिसाल ये है कि उसने मुझे पकड़ मंगवा कर भी महासिंह के कहने पर छोड़ दिया। न सिर्फ छोड़ दिया, खुद उसके दरबार में पहुंचाया। अभी और मिसाल ये है कि अभी तक लाश पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजी गई। अभी भी वो एक अस्पताल की मुर्दाघर में ही पड़ी है। उसकी वजह है? क्या वजह है? चीरफाड़ वाला डॉक्टर रोहतक के मेडिकल कॉलेज से आता है। वो बुलवाने पर आया नहीं, उल्टे कहलवा दिया कि लाश को रोहतक भेजा जाए। फिर हुक्म की तामील के लिए गाड़ी का इंतजाम ना हो सका। अब कल सुबह लाश रोहतक जाएगी और तभी हाथ के हाथ वहाँ उसका पोस्टमार्टम होगा। आई सी, तुम क्यों याद कर रहे थे मुझे? इसी सिलसिले में याद कर रहा था। कुछ चाहता था मैं तुमसे। क्या? मेरा खुद इंस्पेक्टर हेतराम के पास फटकना तो अब मेरे लिए आबेल मुझे मार जैसी बात होगी।
अब जब मुझे एक गुड न्यूज़ मिली गई है कि हेतराम तुम्हारा वाकिफकार है और उस केस की बाबत तुमसे बात भी कर चुका है, तो एक मेहरबानी करो मेरे ऊपर। क्या मेहरबानी करूं? कल पोस्टमार्टम हो जाने के बाद रिपोर्ट की जानकारी मुझे भी दिलवाओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स को भी। और मौका वारदात के करीब मिली रिवॉल्वर जो कि आलाए कत्ल मानी जा रही है कि क्या शिनाख्त हुई? ऐसी कोई और बरामदी जो कि जिक्र के काबिल हो? मकतूला की बैकग्राउंड, जैसे वो कब से वहाँ रहती थी और किन लोगों से उसका मिलना जुलना था। और फिलहाल बस कल फ़ोन करना। किस वक्त? दोपहर के बाद किसी भी वक्त। ठीक है, शुक्रिया। एक बात और। क्या? हेतराम को कम करके ना आंको, पुराना घिसा हुआ पुलिसिया है, तफ्तीश के सब पैंतरे जानता समझता है। क्या मतलब? तुम्हारे नेहरू प्लेस वाले दफ्तर की तलाशी वो करवा भी चुका है। क्या? इतनी धांधली? ताला खोल लिया? ताला नहीं खोल लिया, कल शाम तुम्हारी सेक्रेटरी की मौजूदगी में तुम्हारे ऑफिस को टटोलवाया था। उसने ताला तोड़कर तलाशी करवानी होती तो अब तक तुम्हारे घर को भी छाना जा चुका होता। हाथ क्या आया? पता नहीं। पता करो यार, क्योंकि एक लाइन कट गई। मुंह भी सुरते हुए मैंने रिसीवर को क्रेडल पर पटका और एक कुर्सी पर ढेर हो गया। मेरे ऑफिस की तलाशी अगर रजनी की मौजूदगी में हुई थी तो इसका मतलब था कि जैसे हेतराम के आदमियों की एक टीम मेरी वापसी का इंतजार करती यहाँ तैनात थी, वैसे ही दूसरी टीम अब तक नेहरू प्लेस पहुंच भी चुकी थी। लेकिन मौजूदा केस से ताल्लुक रखती कोई चीज़ तो मेरे ऑफिस में नहीं थी। तो फिर आधी रात होने को थी। उस बाबत मैं रजनी से भी तो कोई फौरन सवाल नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने ऑफिस का चक्कर लगाकर आने का फैसला किया। नेहरू प्लेस वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मुश्किल से 5 मिनट में सुनसान सड़कों पर अपनी कार दौड़ाता मैं वहाँ पहुँच गया। सारी बत्तियाँ जलाकर मैंने अपने ऑफिस के दोनों कमरों का मुआयना किया। कहीं कुछ अव्यवस्थित नहीं था। हर चीज़ अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थी जैसे कि मैं अपने पिछले फेरे में छोड़कर गया था। तो मैं मेज के पीछे अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हो गया और कुर्सी का एक हत्था ठकठकाता हुआ सोचने लगा। एकाएक मेरी निगाह डेट पैड पर पड़ी जो कि पिछले महीने की 28 तारीख पर से खुला हुआ था। 28 तारीख, वो दिन जबकि वो मैरून सलवार सूट वाली रहस्यमय रमणी अपनी सहेली की व्यथा कथा के साथ मेरे ऑफिस में आई थी और पैड पर अपना एक टेलीफोन नंबर घसीट कर गई थी। मैंने पैड को अपने करीब किया और उसके खुले पृष्ठ का मुआयना किया। नंबर वहाँ मौजूद था। पुलिस वाले वर्का फाड़ के ले गए होते तो और बात थी, वरना कहाँ था। मैंने नंबर पढ़ा 8-273343। नंबर से पहले 8 और उसके बाद डैश लगा पाकर मेरा माथा ठनका। वो नंबर निश्चय ही बॉर्डर से पार किसी एक्सचेंज का था। बॉर्डर से पार, जहाँ की नई बसी सिद्धार्थ कॉलोनी थी, जहाँ की एक नौजवान लड़की का कत्ल हुआ था। क्या वो नंबर उस इमारत का मौका वारदात का हो सकता था? लेकिन मकतूला तो वो लड़की नहीं थी जो कि मेरे पास आई थी, उसकी सहेली। यानी कि सहेली वाली बात जो कि मुझे फर्जी कहानी लग रही थी सच थी, और ये भी सच था कि उसकी जान को खतरा था। मैंने फ़ोन अपनी तरफ घसीटा और उस पर वो नंबर डायल किया। तत्काल घंटी बजने लगी लेकिन फ़ोन ना उठाया गया। मैंने वही क्रिया फिर दोहराई तो फिर भी वही नतीजा सामने आया। अब कैसे पता लगे कि वो नंबर मौका वारदात पर लगे टेलीफोन का था या नहीं? एकाएक मुझे उस बात की फौरी तस्दीक बहुत अहम लगने लगी। मैंने उसी घड़ी सिद्धार्थ कॉलोनी का फेरा लगाकर आने का फैसला किया। सिद्धार्थ कॉलोनी के तन्हा मकान के गिर्द मुझे मरघट का सन्नाटा मिला। मैंने कार मकान से थोड़ा परे सड़क पर रोकी और पैदल उसकी तरफ बढ़ा। खामोशी से बाहरी फाटक ठेलकर मैं भीतर दाखिल हुआ और सामने बरामदे में पहुंचा। अंधेरे में ही मैंने इमारत के बंद प्रवेश द्वार का मुआयना किया। दरवाजे में बिल्ट इन लॉक फिट था, जिसे कि हैंडल घुमाकर दरवाजे को धक्का देने पर मैंने बंद पाया, लेकिन वो बंद ताला मैं बड़े आराम से खोल सकता था। मेरे दोस्त मलकानी से, जो कि पहाड़गंज में एक होटल चलाता था, मुझे एक ऐसी मास्टर की हासिल थी जो कि वैसे तमाम के तमाम नहीं तो 3/4 ताले तो खोल ही सकती थी। क्या मैं वो चाबी आजमाऊं? मैंने अपने आप से सवाल किया। क्या हर्ज था? भीतर जाकर टेलीफोन पर एक निगाह ही तो डालनी थी और फिर बाहर आकर ताला बदस्तूर बंद कर देना था। चुटकियों का काम था। मैंने सतर्क निगाह दूर दूर तक खाली पड़ी सड़क की दोनों दिशाओं में डाली और फिर जेब से चाबी निकालकर ताले में लगाई। थोड़ी सी कोशिश से ही ताला खुल गया। दरवाज़ा धकेलकर मैंने भीतर के घुप अंधेरे में कदम रखा। मैंने अपने पीछे हौले से दरवाज़ा बंद किया, जेब से सिगरेट लाइटर निकालकर उसे जलाया और फिर उसकी मध्यम से रोशनी में पिछले कमरे की ओर बढ़ा। पिछले कमरे में एक पलंग के पहलू में एक साइड टेबल पर एक टेलीफोन पड़ा था। उसके करीब पहुंचा। मैंने उस पर लाइटर की रोशनी डाली और नंबर पढ़ने के लिए उस पर झुका। वही नंबर था 8-273343। तो क्या वो लड़की भी वही? एकाएक एक खट की आवाज़ हुई और फिर कमरे में रोशनी फैल गई। मैं चीख कर सीधा हुआ और वापस घूमा। सामने इंस्पेक्टर हेतराम खड़ा था। उसने घूरकर मुझे देखा।
और बड़े संकेतात्मक ढंग से वर्दी की बेल्ट के साथ लगे हॉल्स्टर में रखी रिवॉल्वर के हत्थे को छुआ। मैंने लाइटर बंद किया। मैं विरोधहीन मुद्रा में किसी ऐसा उसके सामने खड़ा रहा। चोर, वो सख्ती से बोला, जिसे शूट कर देने का मुझे पूरा अख्तियार है। मैं चोर नहीं हूँ, आप जानते हैं मैं कौन हूँ। सूरत बाद में देखी, शूट कर चुकने के बाद। चौधरी साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी गरीब मार आप नहीं करेंगे। मैं आपके पुत्र समान इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव का दोस्त हूँ। नाम उछालना खूब जानता है। पहले महासिंह का हवाला दिया, अब नया नाम पकड़ लिया। पुलिस वाला दोस्त हो तो चोरी का लाइसेंस मिल जाता है। मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था। चुराने लायक यहाँ है ही क्या। ताला तोड़कर घर में घुसा, जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने तेरे से पूछी नहीं है, तुझे बताई है। दरवाज़ा खुला था। मैं खोखले स्वर में बोला, उल्लू बनाता है। मेरी आंखों के सामने तूने दरवाजे को चाबी लगाकर खोला था। आपकी आंखों के सामने। और चाबी मैं अभी तेरी जेब से बरामद करूंगा। जनाब, मैं बदहवास लहजे में बोला, क्यों गरीब मार करते हो? गरीब मार? वो हंसा। तू बड़े शहर का चिकना चालाक और गरीब। चौधरी साहब, इस वक्त तो आपके रहम करम पर ही हूँ। एकाएक कैसे यहाँ पहुँच गए? एकाएक नहीं पहुँचा, तेरे ही इंतजार में बैठा था। जी? जब मेरे आदमी ने मुझे बताया था कि तेरे ऑफिस में डेट पैड पर यहाँ का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, तो मैं तभी समझ गया था कि उस नंबर की अहमियत की तरफ तेरी तवज्जो तब तक नहीं जा सकी थी, लेकिन कभी तो जानी ही थी। खासतौर से तब जबकि तुझे खबर लगती कि हरियाणा पुलिस ने तेरे ऑफिस की तलाशी ली थी। तब सबसे पहले तुझे यही सोचना था कि वो नंबर मेरे थाने के इलाके का हो सकता था। नंबर से जवाब न मिलने पर तूने तस्दीक के लिए यहाँ दौड़ा चला आना ही था। सो तू आ गया। उसने फिर मुझे घूरा और फंस गया। खता माफ़ कर दो चौधरी साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया है या जो करने वाला था वो तुम्हारे सामने है। माफ़ कर दूँ? हाँ प्लीज़। एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। क्या? बिना लाग लपेट के, बिना होशियारी चालाकी दिखाए सारी कहानी अपनी ज़ुबानी बयान कर, शुरू से, बिना कोई बात छोड़े, बिना मुझे महासिंह जैसे किसी आदमी की धौंस दिए। ठीक है, मरता क्या न करता के अंदाज से मैं बोला। बाहरले कमरे में उसके सामने बैठकर मैंने सविस्तार सब किस्सा बयान किया। वो बोला, यानी कि जो लड़की तुम्हारे पास आई थी उसका मकतूला से मोनिका आनंद से कोई रिश्ता तुम्हें नहीं सूझा था? नहीं सूझा था, तभी सूझा जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने डेट पैड पर उसके द्वारा लिखा वो टेलीफोन नंबर देखा था, जो कि यहाँ का हो सकता था, जो कि मुझे मालूम है कि यहीं का है। लेकिन रिश्ता क्या था ये मुझे अभी भी नहीं मालूम। वो दोनों यहाँ इकट्ठी रहती थी। इस बात की तस्दीक हम इधर की सब्जी भाजी जैसी चीज़ों की फेरी लगाने वाले से और वैसे ही और लोगों से कर चुके हैं। कत्ल वाले रोज़ से एक दिन पहले तक वो लड़की यहीं थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई। नाम तो मालूम हुआ होगा उसका? हाँ, आयशा सक्सेना। काम? राजेंद्र प्लेस में डायमंड क्लब नाम की एक जगह है जहाँ की वो नाचती गाती थी। डायमंड क्लब का मौजूदा मालिक भी अलेक्जेंडर था। पहले उसका मालिक सोनी सामंत नाम का उसी जैसा गैंगस्टर था, लेकिन वो मर गया था और उसकी मौत के बाद डायमंड को अलेक्जेंडर ने अपने अधिकार में ले लिया था। लिहाजा मौजूदा केस में बहुत जगह सिकंदर दादा के पांव फैले हुए थे। आपने डायमंड क्लब से उसका पता किया? और क्या ना करते? सॉरी, हाँ किया पता, लेकिन वो वहाँ से बिना बताए गैर हाजिर थी और उन लोगों को उसका जो इकलौता पता ठिकाना मालूम था वो वही था जहाँ की तुम इस वक्त बैठे हुए हो। यानी कि लड़की गायब है। फिलहाल तो गायब ही है, लेकिन ढूंढ लेंगे। जाएगी कहाँ? बड़े विश्वास के साथ कह रहे हो चौधरी साहब? हाँ भाई। आपको वारदात की खबर कैसे लगी? कौन सी वारदात की? उसी वारदात की जिसकी इस घड़ी आप तफ्तीश कर रहे हैं, मोनिका आनंद के कत्ल की वारदात की। ये एक तन्हा जगह है, या तो हफ्ता 10 दिन भी लाश पड़ी सड़ती रहती तो किसी को खबर ना लगती, लेकिन आपको तो जाहिर है कि हाथ के हाथ लगी, नहीं? हाँ। कैसे लगी? किसी की गुमनाम फ़ोन कॉल से लगी। कॉल ट्रेस करने की कोशिश तो की गई होगी? की गई थी। वो होटल राजहंस की लॉबी में लगे एक पब्लिक टेलीफोन से की गई थी और फ़ोन करने वाले की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई थी। कॉल की आमद का वक्त करीब 8:30 का, एग्जैक्ट पूछे तो 8:34 का। आनंद फानन मौका वारदात पर पहुंचे होंगे। और क्या पहले सिनेमा देखने चला जाता? सॉरी, ठीक 8:45 बजे मैं यहाँ था। यहाँ की तलाशी में क्या मिला? क्या मिलना था भाई? कुछ मिला हो तो बताइए। क्या किसी खास चीज़ पर ध्यान है तुम्हारा? है तो सही, नाम लो उस चीज़ का। चौधरी साहब, वो एक बेशकीमती आइटम है जिसकी बाबत किसी का ये भी रोशन ख्याल है कि पुलिस उसकी बरामदी दिखाने की जगह उसे खुद ही हजम कर गई होगी। पहलिया ना बुझा छोकरे, वो सख्ती से बोला। नाम ले उस आइटम का। तब तक मुझे तजुर्बा हो चुका था कि तू तकार की जबान उसके बदले मिजाज का सिग्नल होता था, लिहाजा फौरन मैंने उसे नौल के हार की बाबत बताया। हार की बाबत बताया तो अनिच्छा से ये भी बताया
कि महासिंह का साहबजादा जॉन पी अलेक्जेंडर का 20 लाख रुपए का कर्जाई था, जिसकी एवज में उसने उसे वो हार सौंपने की पेशकश की थी, लेकिन सौंपा नहीं था। और अब उस हार की तलाश बाजरिया सुधीर कोहली अलेक्जेंडर को भी थी। हार का? वो मुझे घूरता हुआ बोला। यहाँ क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, ऐसे ही पूछा। ऐसे ही नहीं पूछा, उल्लू मत बना मेरे को महासिंह के चर्ची छोरे के मरने वाली से ताल्लुकात की खबर है। कैसे खबर है? जिस किसी ने कत्ल के बाबत गुमनाम टेलीफोन कॉल की थी, उसने शरद चौहान का भी नाम लिया था और उस नौल के हार का भी जिक्र किया था। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, फिर भी एस्टेट वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे? क्या कदम उठाएं? जिस पर कातिल होने का शक है उसने तो खुदकुशी कर ली बताते हैं। बहरहाल उस हार की वजह से यहाँ के चप्पे चप्पे की तलाशी मैंने खुद अपने सामने कराई थी, इसलिए यह नहीं हो सकता कि हार मेरा कोई आदमी खुद हड़प गया हो। कीमती हार था, शायद सब जने मिलकर हड़प गए हों। सब जनों में मुझे भी शामिल कर रहा है? मेरी ऐसी मजाल कहाँ, लेकिन है जरूर ऐसा कुछ तेरे दिमाग में। अब मैं क्या कहूँ? मत ही कह, वरना ऐसा ना हो कि मैं तेरी जुबान खींच लूँ। मैं खामोश रहा। वो हार यहाँ से बरामद नहीं हुआ था। आप कहते हो तो नहीं हुआ होगा। भाषा सुधार अपनी, यूं हमें मत भर के दिखा जैसे कि मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो। इसे हकीकत जानकर कबूल कर। ठीक है? क्या ठीक है? हार यहाँ से बरामद नहीं हुआ था, लेकिन चौधरी साहब, क्या पता हार अभी भी यहीं हो? यानी कि अब तो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे आदमियों ने तलाशी में कोताही बरती थी। अरे नहीं जनाब, लेकिन चौधरी साहब, जब तलाशी लेने वाले कहीं हो तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक जना सोच लेता है कि फला जगह दूसरे जने ने टटोल ली होगी, और यूं कोई ना कोई जगह टटोले जाने से रह जाती है। तू एक काम कर। क्या? तू खुद तलाशी ले ले यहाँ की। तू तो अकेला है, तेरे साथ तो वैसा नहीं होगा जैसा कि तू कहता है कि टीम के साथ हो जाता है। ठीक है? मैंने उत्तर ना दिया। मैंने शशन भाव से उसकी तरफ देखा। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ और बोला, ताला खोल लिया था तो बंद भी कर ही लेगा। क्या मतलब? मैं बोला, मैं जा रहा हूँ, मैंने ये जगह तेरे हवाले की, जो जी में आए कर। तू भी क्या याद करेगा? आपको मेरे ऊपर इतना एतबार है? एतबार की क्या बात है? इसमें क्या ले जाएगा यहाँ से? कुछ बर्तनों, कुछ फर्नीचर और कुछ जनाना कपड़ों के अलावा यहाँ कुछ नहीं रखा। हार, वो तुझे मिल जाए तो तेरा। इतना यकीन है आपको अपनी तलाशी पर? हाँ, इसके अलावा एक बात और भी है। मेरे पास ऐसे किसी हार की रपट दर्ज नहीं है, इसलिए वो बरामद नहीं भी होता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो हार कत्ल के इस मौजूदा केस की एक कड़ी हो सकता है। जब मिलेगा तो कड़ी जोड़ लेंगे। अब इसे हाय हाय किस लिए? ये भी ठीक है। मैं चला, तू मज़े कर और अपनी मनमानी कर यहाँ। वो सच में ही मुझे पीछे अकेला छोड़कर वहाँ से रुखसत हो गया। फिर मैंने भी सच में ही पूरी बारीकी से वहाँ का एक एक कोना खुदरा टटोलना शुरू कर दिया। निराशा ही हाथ लगी। हार वहाँ नहीं था, न हार न कोई दूसरी ऐसी चीज़ जो कि मेरी दिलचस्पी का बायस बन सकती। मैं वहाँ से रुखसत होने ही लगा था कि एकाएक फ़ोन की घंटी बज उठी। रात के स्तब्ध वातावरण में घंटी की आवाज़ मेरी चेतना से यूं टकराई जैसे किसी ने पत्थर फेंक कर मारा हो। मैंने हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। हेलो, एक तीखी आवाज़ आई। 273343। यस, मैं बोला। जयपुर से ट्रंक कॉल है, बात कीजिए। मैं समझ गया कि वो ट्रंक ऑपरेटर की आवाज़ थी। फिर एक खटकी आवाज़ हुई और फिर नई जनाना आवाज़ मेरे कान में पड़ी। आयशा। मैं खामोश रहा। आयशा, सुन रही हो? अरे लाइन पर आयशा ही हो ना? आप कौन? मैं सतर्क स्वर में बोला। कोई उत्तर ना मिला, लेकिन लाइन भी नहीं कटी थी क्योंकि मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ साफ आ रही थी। कौन बोल रही हैं? मैंने फिर सवाल किया। लाइन कट गई। मुझे डायल टोन सुनाई देने लगी। मैंने ज़ोर से फ़ोन की प्लेजर खटखटाया। हेलो। तत्काल ऑपरेटर लाइन पर आई। बात हो गई जयपुर से? नहीं हुई, मैं बोला। बीच में कट गई। मेरे फ़ोन में एसटीडी की सुविधा है। अगर आप मुझे कॉल बुक करने वाली पार्टी का फ़ोन नंबर बता दें तो मैं वापस डायल कर लूँगा। 262491। थैंक यू। मैंने रिसीवर वापस रख दिया। सुबह 10 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंचा। रजनी मुझे देखकर बहुत हैरान हुई। गाड़ी छूट गई? वो बोली। गाड़ी छूट गई? मैं सक पकाया। कौन सी गाड़ी छूट गई? जिस पर आप लंबे सफ़र के लिए रवाना होने वाले थे, 2 से 4 हफ्ते के लिए। परसों ऐसा ही तो कुछ बोला था आपने। वो गाड़ी कैसे छूट सकती थी? मैं शान से बोला। उस सफ़र में तो मेरी हैसियत रेलवे के दामाद जैसी थी। तो क्या हुआ? तेरे बिना दिल न लगा। ऐसा सताया तेरी याद ने कि रास्ते से लौट आया। तेज बुखार भी ऐसा ही सताता है। तो तेज बुखार है? हाँ, डेंगू। पाँव पटकता मैं अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और कुर्सी पर ढेर हो गया। रजनी मेरे पीछे पीछे ही वहाँ पहुँच गई। अब क्या है? मैं बुनबुनाया। कल शाम जब मैं छुट्टी करके जाने की तैयारी कर रही थी तो यहाँ पुलिस पहुँच गई थी
और मेरे लाख मना करने पर भी यहाँ ताक झांक करने से बाज नहीं आई थी। जानकर खुशी हुई कि तेरे मना करने से मैं ही मना होता हूँ, दुनिया नहीं होती। वो हरियाणा पुलिस के लोग थे, मैंने हर घड़ी उन पर निगाह रखी थी, इसलिए मेरी गारंटी है कि वो यहाँ से कुछ उठा के नहीं ले गए थे। मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? वो हैरानी से बोली। आप तो अभी बस आए ही हैं ऑफिस में। एक ही तो चीज़ थी उठा ले जाने लायक इस ऑफिस में, और वो मेरे सामने मौजूद है। आपका इशारा मेरी तरफ है। मैं इशारे नहीं करता, इशारे करना सौदों का काम होता है, जो कि आप नहीं हैं। तुझे नहीं पता? आप अपने आप में नित नई क्वालिफिकेशन पैदा करते जाएंगे तो उनका ट्रैक रखना मुश्किल तो होगा ही मेरे लिए। अब शास्त्रार्थ बंद कर, शास्त्रार्थ में मैं नहीं जीत सकता तेरे से। वो होंठ दबाकर हंसी। तलाशी की खबर, मैं नम्र स्वर में बोला। मुझे कल रात इंस्पेक्टर यादव से लग गई थी। मैं तभी यहाँ आकर इस बात की तस्दीक भी कर गया था कि यहाँ से कोई चीज़ गायब नहीं थी। ओह, तभी मेरी इतनी धमाका खबर ने आपको हैरान नहीं किया। हाँ, अब मुझे कॉफ़ी पिला, मैं अभी मंगाती हूँ आपके लिए। मंगा नहीं कहा, पिला कहा है। अपने एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो करना सीख। कैसे पिलाऊं? प्याला आपके मुंह से लगाऊं? नहीं, दरवाजे के पास रख देना और मुझे एक लंबी नलकी पकड़ा देना, मैं सुड़क लूँगा। वो फिर हंसी। कॉफ़ी का इंतज़ाम कर और यहाँ मेरे पास आके बैठ, मुझे काम है तेरे से। वो सहमति में सिर हिलाती चली गई। मैंने टेलीफोन अपनी तरफ घसीटा और उस पर जयपुर का नंबर 262491 डायल किया। तत्काल घंटी बजने लगी, लेकिन फ़ोन ना उठाया गया। ऐसा ही पिछली रात को भी हुआ था। सिद्धार्थ कॉलोनी से घर लौटने पर भी मैंने कई बार वो नंबर ट्राई किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला था। क्या वो फ़ोन पिछली रात की टेलीफोन कॉल के बाद एकाएक बिगड़ गया था? हो सकता था। टेलीफोन का क्या पता लगता था, पलक झपकते बिगड़ सकता था। मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर पटका, एक सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा। 28 तारीख के बाद की घटनाएं न्यूज़ रील की तरह मेरे जहन पर अंकित होने लगी। जिस लड़की का केस मैंने स्वीकार नहीं किया था, उसका नाम अब स्थापित हो चुका था कि आयशा सक्सेना था, और उसकी मुसीबत ज़दा सहेली वाली कहानी भी सच थी। वो सहेली यकीनन हद प्राण मोनिका आनंद थी, जिसके साथ कि आयशा सिद्धार्थ कॉलोनी में रहती थी, वरना संपर्क के लिए उसने मेरे पास वहाँ का टेलीफोन नंबर ना छोड़ा होता। मोनिका का कत्ल अपने आप में इस बात का सबूत था कि आयशा ने अपनी सहेली की बाबत जो कहानी मुझे सुनाई थी वो सच थी। उसके अलावा जो दो और बातें अहम थी वो ये थी कि किसी ने मोनिका के कत्ल की बाबत पुलिस को फ़ोन किया था और नौल का हार गायब था, जबकि शरद का अपने पिता को दिया आधा पौना बयान उस हार के मोनिका के पास या उसकी जानकारी के बिना उसके घर में होने की तरफ इशारा करता था। अब सवाल ये था कि मेरी तरह इन बातों का दूसरा जानकार कौन हो सकता था? कोई मेरा ही हम पेशा शख्स। मंगलवार को किसी और प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जाने की मेरी सलाह को वो कोई खास खातिर में नहीं लाई थी। उसने कहा था कि कंपैरिजन शॉपिंग का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि आगे बन सकता था या बन गया था, तो वो कहाँ गई होगी? जाहिर है कि मेरे जैसे किसी दूसरे प्राइवेट डिटेक्टिव के पास। कैसे गई होगी? वैसे ही जैसे मेरे पास आई थी। जैसे डायरेक्टरी के येलो पेजेस में से मेरा नाम चुनकर वो मेरे पास पहुंची थी, वैसे ही कोई दूसरा वैकल्पिक नाम चुनकर वो किसी दूसरे के पास पहुंची होगी। मैंने उसका केस नहीं लिया था, इसलिए उसने मुझे अपना नाम बताना ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन जिस दूसरे पीढ़ी के पास वो गई होगी और जिसने उसका केस कबूल कर लिया होगा, उसे उसने अपना नाम ज़रूर बताया होगा, आयशा सक्सेना। और क्या? और जो कोई भी दूसरा पीढ़ी था वो मेरी तरह येलो पेजेस में दर्ज था, क्योंकि ऐसी जानकारी का उस लड़की का दूसरा कोई साधन नहीं था। गुड। रजनी वापस लौटी तो मैंने उसे सब किस्सा समझाया। फिर मैंने येलो पेजेस वाली डायरेक्टरी को उपयुक्त स्थान से खोलकर उसके सामने रखा। इसमें हमारी जैसी इन्वेस्टिगेशन और कंसल्टेंसी की 14 फर्म दर्ज है। तुझे करना यह है कि एक को फ़ोन करना है, अपना नाम आयशा सक्सेना बताना है और पूछना है कि केस की क्या प्रोग्रेस है। जवाब में अगर ये सवाल हो कि कौन आयशा सक्सेना, कौन सा केस, तो फ़ोन बंद कर देना और अगला नंबर ट्राई करना है। ऐसा तब तक जारी रखना है जब तक कोई माकूल जवाब ना मिल जाए या जब तक ये लिस्ट ख़त्म ना हो जाए। समझ गई? हाँ। इस लिस्ट में से आपका नाम तो छोड़ देना होगा ना? नहीं, मेरा क्यों छोड़ देना है? मुझे तो सबसे पहले फ़ोन कर और मेरे सामने बैठ के फ़ोन में कह कि तू आयशा सक्सेना बोल रही है और तेरे केस की क्या प्रोग्रेस है। वो होंठ दबाकर हंसी। कोई बात गंभीरता से नहीं ले सकती? शुरू करूं? हाँ, एहसान होगा तेरा मुझ पर और अपनी नौकरी पर। उसने फ़ोन अपनी तरफ घसीट लिया और बड़ी जिम्मेदारी से उस काम को अंजाम देना शुरू किया। ऐसा ही वास्तव में वो थी, जिम्मेदार, दक्ष। चौथी टेलीफोन कॉल ने काम बना दिया। तब आयशा सक्सेना के नाम पर किसी ने कौन आयशा सक्सेना ना कहा और केस की बाबत सवाल के जवाब में आकर मिलने को कहा। ठीक है। मेरे निर्देश पर रजनी फ़ोन में बोली, मैं आ रही हूँ, आप ऑफिस में ही रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। फिर उसने रिसीवर रख दिया। बढ़िया। मैं बोला, यू डिड अ वंडरफुल जॉब,
थैंक यू सर, वो बड़ी अदा से बोली। अब इधर आकर शाबाशी ले। किधर आकर? अरे मेरे पास आकर। पास ही तो हूँ मैं आपके। मेरी बात 10 फुट की नहीं है जो मैं यहीं से बैठा बैठा तेरी पीठ ठोक कर तुझे शाबाशी दे सकूं। आप शाबाशी मुझबानी दे लीजिए, अपनी पीठ में खुद ठोक लेती हूँ। तू समझती है मेरी पहुंच से दूर रहकर तू बड़ा तीर मार रही है? हाँ, क्या हाँ? मैं समझती हूँ कि आपकी पहुंच से दूर रहकर मैं बड़ा तीर मार रही हूँ। कमबख्त तोती। वो हंसी, फिर उसने बड़ी फरमाइशी अंदाज से हवा में नाक फुलाई और बोली, कहीं से कुछ जलने की मुश्क आ रही है। आपको नहीं आ रही? आ रही है। कलेजा फूंक रहा है मेरा, जलकर कबाब हो गया है। अब खा के ही जाना। अभी तो कॉफ़ी पी है, लंच में देखूंगी। यानी कि सच में ही मेरा कलेजा खाएगी? आप ऑफर विड्रॉ कर लेंगे तो कैसे खाऊंगी? दफा हो जा। यस सर। मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। 9वीं मंजिल पर यादव अपने कमरे में मौजूद था। उसने मुझे देखकर सहमति में सिर हिलाया और एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया। कहीं शादी में जाने की तैयारी है? इस वक्त मैं सक पकाया। होती है आजकल दिन में भी शादियां। बड़ा जच रहा है इसलिए कहा। सूट बड़ा करारा पहने हैं, नया है? नहीं तो। गुलाबी कमीज और लाल टाई तो यकीनन नहीं है। सिर्फ टाई नहीं है और जूते जिन पर तुम्हारी निगाह नहीं पड़ी तुम्हारे भीतर दाखिल होते ही पड़ी। सफ़ेद होने की वजह से पड़ी, ब्राउन या ब्लैक होते तो शायद ना पड़ती। ओह, मैं एक्शन ठिठका और बोला, रोहतक से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? क्या कहती है रिपोर्ट? बड़ी दिलचस्पी, बड़ी गैर मामूली बात कहती है। क्या तुम्हें मालूम है मरने वाले को 2 गोलियां लगी थी? हाँ, मैंने लाश देखी थी। दोनों गोलियां छाती में एन दिल के ऊपर अगल बगल ही लगी थी। कोई 2 इंच का फासला था गोली से बने दोनों सुराखों में। गोली दिलचस्प और गैर मामूली बात यह है कि वो 2 गोलियां 2 जुदा रिवॉल्वरों से चलाई गई थी। जुदा रिवॉल्वरों से? जिसका कि कैलिबर भी जुदा था। लाश में से निकाली गई 2 गोलियों में से एक 38 कैलिबर की थी और दूसरी 45 की। यानी कि कातिल 2 रिवॉल्वरों से लैस मौका वारदात पर पहुंचा। मुश्किल है कोई सिरफिराही एक वक्त में 2 रिवॉल्वरें अपने पास रख सकता है, जो कि शर्त था। 2 रिवॉल्वरें पास होना भी उसी के लिए मामूली बात थी। फायर आर्म्स का पूरा कलेक्शन है पट्टे के पास। गोली, हालात का इशारा इस तरफ है कि वो 2 गोलियां 2 मुख्तलिफ हथियारों से 2 मुख्तलिफ लोगों ने चलाई थी, एक ही वक्त में, तकरीबन एक ही वक्त में। यानी कि कातिल 2 थे। 2 शख्स ख्वाहिशमंद थे लड़की के कत्ल के और दोनों ने ही अपने अपने काम को अंजाम दिया। हाँ, एक दूसरे की जानकारी में। कहना मुहाल है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही गोलियां दिल पर लगी थी और घातक थी। इसका कोई खास, दिलचस्प और गैर मामूली मतलब तुम्हारी समझ में आया? नहीं। इसका मतलब यह है कि जिसने पहली गोली चलाई थी तकनीकी तौर पर वो हत्यारा था। क्यों भला दूसरी गोली चलाने वाला क्यों नहीं? क्योंकि पहली गोली घातक थी, जिसकी वजह से लड़की की तत्काल मृत्यु हो गई थी। यानी कि दूसरी गोली, जो कि कुछ देर बाद चली थी, एक लाश पर दागी गई थी। ओह, इसलिए दूसरी गोली चलाने वाले को कत्ल का अपराधी नहीं माना जा सकता। उसने गोली उस लड़की पर तब चलाई थी जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। ये पता लग गया कि पहले कौन सी और बाद में कौन सी गोली चली थी? नहीं, ये पता लगाना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के स्कोप से बाहर था। वो तो सिर्फ इस बात की तस्दीक कर सका था कि दोनों ही फायर जानलेवा थे और जो गोली पहले दिल में धंसी थी उसी ने लड़की की जान ली थी और उसको चलाने वाला कातिल था। लेकिन इरादा कत्ल तो दूसरे का भी रहा होगा, भले ही उसकी गोली मुर्दे पर चली थी। अगर उसे मालूम था कि वो गोली मुर्दे पर चला रहा था तो नहीं। ये मालूम होने पर क्या वो पागल था जो गोली चलाता? शायद यही इस गुत्थी का हल है। क्या कि वो पागल था जिससे कि कुछ भी संभव था। मुर्दे पर गोली उसने दागी हो सकती है, शरद ने। वही एक पागल है जिसका कि इस केस में दखल है, लेकिन वो तो खुदकुशी करके मर गया। अभी लाश बरामद नहीं हुई। हो जाएगी। वो ग्वालियर तक के रेलवे ट्रैक पर कहीं पड़ी हो सकती है। वो आगरे के करीब से जमुना में बहकर कहीं दूर निकल गई हो सकती है। बरामदी में वक्त तो लगेगा। जाहिर है लाश बरामद हो जाएगी तो केस को क्लोज समझ लिया जाएगा। उस बीच ये जानने की कोशिश नहीं की जाएगी कि घातक गोली कौन सी थी, यानी कि लाश पर चली पहली गोली कौन सी थी, 38 कैलिबर वाली या 45 कैलिबर वाली। की जाएगी, की जा रही है। क्या क्या कोशिश की जा रही है? झंडेवालान में हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहाँ से एक एक्सपर्ट को रोहतक भेजा जा रहा है। आईसी और हरियाणा पुलिस ने मौका वारदात के करीब की झाड़ियों में से जो लंबी नाल वाली रिवॉल्वर बरामद की थी, लाश में से निकाली एक गोली 45 कैलिबर वाली उसमें से चलाई गई थी, ये स्थापित हो चुका है। इंस्पेक्टर हेतराम तो कहता था कि उस रिवॉल्वर के 2 चैम्बर खाली पाए गए थे, यानी कि उसमें से 2 गोलियां चली थी। मौका वारदात पर उस रिवॉल्वर में से एक ही गोली चली थी, दूसरी कभी पहले कहीं और चली होगी। क्या पता मौका वारदात पर ही चली हो। ऐसा हुआ होता तो गोली लाश में नहीं तो उसके इर्द गिर्द आगे पीछे कहीं धंसी मिलती। हेतराम कहता है ऐसा नहीं है। बात तो ठीक है,
हेतराम से छूट मिलने पर मैंने खुद वहाँ के चप्पे चप्पे की तलाशी ली थी। कोई दूसरी गोली वहाँ कहीं पेबस्त होती तो मुझे ज़रूर दिखाई दी होती। दूसरी रिवॉल्वर, प्रत्यक्ष में बोला। 38 कैलिबर वाली, वो बरामद नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन हेतराम इस बात की पड़ताल करवा रहा है कि केस से संबंधित किस किस शख्स के पास वैसी रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस है। इसके लिए दिल्ली और हरियाणा दोनों जगहों की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का रिकॉर्ड देखना होगा, जो कि वक्त खाओ काम है। वक्त खाओ और नाशुक्रा भी। नाशुक्रा भी? हाँ, कोई बिना लाइसेंस की वैसी रिवॉल्वर रखे हो सकता है। रिवॉल्वर मांगे की हो सकती है, यानी कि उसका लाइसेंसधारी कोई और हो सकता है और उसे चलाने वाला कोई और हो सकता है। लाइसेंस दिल्ली और हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान जैसी किसी और स्टेट से जारी हुआ हो सकता है। ओह, बहरहाल ये सिरदर्दी हेतराम की है, मेरी नहीं। मैंने तो उसे सिर्फ केस से संबंधित उन लोगों की बाबत बताना है जिनके पास की दिल्ली से जारी 38 कैलिबर की रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस है। इस काम में कुछ फीसदी कामयाबी तो मुझे बिना कोई कदम उठाए ही हासिल हो चुकी है। अच्छा, वो कैसे? ऐसा एक शख्स तो अभी मेरे सामने बैठा है। मैं हड़बड़ाया। और कौन? तुम्हारा केस से संबंध भी है और तुम्हारे पास 38 कैलिबर की लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर भी है। क्या कह रहे हो भाई? मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं था। क्लाइंट जानता होगा ना, लेकिन अभी तो तुम अपनी जुबानी मान के हटे हो कि वो किसी पागल का शरत का काम था, जिसने उस काम को अंजाम देकर तुम्हारी कोई मोटी फीस मरवा दी। इसलिए अपनी हाजिरी लगाने के लिए तुमने भी लाश में गोली दाग दी। तौबा, बड़ी खतरनाक सोच है तुम्हारी। वो बड़े कुटिल भाव से हंसा, लेकिन मैं आवेशपूर्ण स्वर में बोला, मेरी रिवॉल्वर से कंपैरिजन बुलेट चलाकर ये चेक किया जा सकता है कि लाश में से बरामद हुई 38 कैलिबर की गोली मेरी रिवॉल्वर में से नहीं चली थी। किया जाएगा ऐसा, इसलिए उपलब्ध रहना, कहीं गायब ना हो जाना। यार, ये तो आज वही बात हुई कि रोजे बक्सवा ने आया, नमाज गले पड़ गई। वो हंसा। एक नई फिक्र के साथ मैं वहां से रुखसत हुआ। तो दोस्तों, ये था घातक गोली नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।